बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। ये आपके सामने क्वेश्चन है क्लासिकल मॉडल के। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमें इकनॉमिक्स पार्ट 1 में मैक्रो इकनॉमिक्स की रिवीजन की थी उसमें कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मैंने क्वेश्चन दिए थे। बहरहाल इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपने एज स्टडी करना है, जो आपकी इस बुक के आखिर में इमीडिएट की सबसे पहले सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या है इसके बारे में पता हो। ज़रूरी नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आए, लेकिन जैसे सेज लॉ के बारे में आपने पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द सेज लॉ of market in classical model. So according to the Say's law, in classical model there are two type of market. One is barter system and another is मनी मार्केट। बार्टर सिस्टम में वो जो कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड है, और मनी मार्केट में वो कहता है कि जिस वक्त हम किसी लेबर को कोई मजदूरी वगैरह देते हैं ज़र की शक्ल में, तो वो वही ज़र जो वेजेस हैं वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च करता है। लिहाजा किसी किस्म की बेरोज़गारी का पैदा होना इन क्लासिकल मॉडल नामुमकिन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपने अपने हैंड्स बनाने हैं असाइनमेंट के तौर पर। ये जो क्वेश्चन है उनको तैयार करना है कि एक्सप्लेन दैट हाउ इन द प्रेजेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फोर्सेस द इकोनॉमी एक्सपीरियंस फुल एम्प्लॉयमेंट इन द क्लासिकल मॉडल। अगर आपको याद हो कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मॉडल देयर इज़ ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट। अब कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लेबर मार्केट इज़ इन इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर डी एल एंड एस एल यानी डिमांड फॉर लेबर और एस एल जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। ये तो हो गया आपकी लेबर मार्केट। जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा वहाँ पर आपका लेवल ऑफ फुल आउटपुट भी होता है। जैसे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L यानी प्रोडक्शन एट मैक्सिमम लेवल वेयर देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्रिएट्स इन एन इकोनॉमी लाइक इन क्लासिकल मॉडल। अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3, हाउ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आर क्रेडिट मार्केट, मनी मार्केट एंड लेबर मार्केट। ये चारों मार्केटें हमने डिस्कस की हुई हैं। इससे बेहतर जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कंप्लीट क्लासिकल मॉडल डिस्कस करना है। आप द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द क्लासिकल मॉडल लाइक एज द सप्लाई ऑफ मनी चेंजेस, यानी आपने कंप्लीट क्लासिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट कर देना है, फिर उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स बताना है। आया डिमांड फॉर लेबर चेंज हो जाए या सप्लाई ऑफ मनी लेबर में इजाफा हो जाए तो उससे आपकी इकानमी के ऊपर किस किस्म के असरात मरतब होते हैं। तो 6 पैनल डायग्राम जिस वक्त इंक्लूड हो जाएगी, यानी लेबर मार्केट, प्रोडक्शन मार्केट, मनी मार्केट, नॉमिनल और प्राइसेस मिलकर रियल वेजेस को कंस्ट्रक्ट करती हैं, और एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आई और आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ स्मॉल आई मिलकर क्रेडिट मार्केट को क्रिएट करते हैं। और जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होती है वहाँ पर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेविंग जो फंक्शन है डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर और लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर। लिहाजा सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट और वाई के साथ कौन सा रिलेशन पाया जाता है, पॉजिटिव। अजीज़ तलबा, जिस वक्त आप ये क्वेश्चन रीड करेंगे फिर अपनी बुक में जो चैप्टर है उसके ऊपर पॉइंट आउट करेंगे, ये आपकी एक असाइनमेंट तैयार हो जाएगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्लासिकल के बारे में वो पूछे और उसकी एप्लीकेशंस पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल मॉडल में लेबर मार्केट, क्रेडिट मार्केट, मनी मार्केट या नॉमिनल और रियल वेजेस मिलकर किस तरीके से रियल वेजेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी नॉमिनल वेजेस के लिए हमने डब्ल्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और रियल वेजेस के लिए प्राइसेस के लिए हमने पी, दोनों मिलकर डब्ल्यू और पी को कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि 45 का एंगल बना रहा होता है। ये क्वेश्चन है अजीज़ तलबा। ये मैं चाहता हूँ कि ये 7 क्वेश्चन जो हैं अपने चैप्टर में मेन पॉइंट्स तैयार करके मेरे साथ आप उसकी असाइनमेंट जो है उनको शेयर कर लें, ताकि आपका क्लासिकल मॉडल कंप्लीट, ये जो ज़रूरी नहीं क्लासिकल मॉडल आपको यही स्पेक्ट क्वेश्चन देगा,
यानी क्लासिकल के कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक डिबेट में कोई भी क्वेश्चन आ जाए एज रेफरेंस के तौर पर आप इसको कोड कर सकते हैं कि क्लासिकल में लेबर मार्केट का, नॉमिनल वेजेस का या एम एस इज इक्वल टू एम नॉट का क्या कंसेप्ट है, और क्लासिकल मार्केट में हर वक्त फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल किस तरीके से जन्म होता है और किस तरीके से वो हमेशा मेंटेन रहता है, ऑटोमेटिक मेकनिज़म क्या होता है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा पीगो ने जो इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था वो भी आपने डिस्कस करना है। टैक्सेस का भी किरदार अदा कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। और आखिर में जो पीगो ने क्लासिकल के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था उसको लाजमी पढ़िएगा, ताकि आपको क्लासिकल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज और स्पेशल क्रिटिसिज्म ऑन क्लासिकल मॉडल के ऊपर जो है वो भी आपने करना है। अजीज़ तलबा, आगे हम चलते हैं केनेजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब केन्स का नाम आता है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिवॉल्यूशन आती है, 1930 का डिप्रेशन आता है, 1936 का जिक्र आता है, द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का नाम आता है अकॉर्डिंग टू द केनेजियन पॉइंट ऑफ व्यू कि मईशत में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं होता, या कौमी आमदनी का तवाज़ुन जहाँ पर हो, ज़रूरी नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी उसके हो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल उसके ऊपर, उस पर या उसके नीचे भी हो सकता है। फिर केन्स ने ये अपनी बुक में जो 1936 में लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बड़ा डिस्कस किया, क्लासिकल को बड़े क्रिटिसाइज़ किया, और उसने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट पेश किया कि व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड मींस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ द होल इकोनॉमी एंड एग्रीगेट सप्लाई मींस एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ द होल इकोनॉमी। अब इक्विलिब्रियम लेवल नेशनल इनकम का वहाँ पर होता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर अब कौमी आमदनी का तवाज़ुन होता है। केन्स ने ये कंसेप्ट पेश किया, और उसके साइलेंट फ्यूचर ये भी थे कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर कौमी आमदनी का तवाज़ुन हो वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ये उससे ऊपर, उस पर, इस पर नीचे हो सकता है। सम टाइम ए डी ग्रेटर देन ए एस हो जाता है, सम टाइम ए डी इज इक्वल टू एस होता है, और सम टाइम ए डी लेस देन ए एस हो जाए। और जो क्लासिकल ने लेज़र फेयर इकानमी का जिक्र किया था कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, इसके बरक्स केन्स ये कहता है कि जो 1930 का डिप्रेशन आया था उसमें चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया, जिसकी वजह से बहुत सारे पैदावारी शोबे जमूद का शिकार हो गए और लाखों के अफराद में लोग बेकार और बेरोज़गार हुए। अब इस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए केन्स स्ट्रेस करता है कि गवर्नमेंट मस्ट इंटरफेयर इन एन इकोनॉमी थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, यानी वो फिस्कल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को दूर कर सकता है। इसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करके वो सप्लाई ऑफ मनी को कम या ज़्यादा करके, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम या ज़्यादा करके क्या कर सकता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। लिहाजा क्लासिकल के बरक्स केनेजियन थ्योरी में जो गवर्नमेंट के बारे में कहा गया है कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के तहत। अब जितनी बातें मैंने की उसको अगर आप पोर्ट्रेट करें फिगर नंबर 3 में, तो हमारा ये 2 सेक्टर इकानमी का कंसेप्ट है, यानी 45 का एंगल बना रहा है C+S। अगर इसके साथ C+S+T कर दें तो इकानमी should be in a 3 sector economy and y is equal to C plus I means aggregate demand and C plus I plus G कर दें तो हम इसको कहेंगे economy is in equilibrium position where E। अब यहाँ पर ये दो तरह की सिचुएशन है कि if C plus I greater than हो जाए C plus S, तो इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, और अगर ई पर हो जाए तो यहाँ पर बराबर है। अगर एम एन पर चली जाए तो यहाँ पर हम कहते हैं सी प्लस आई लेस देन हो जाती है सी प्लस एस। सो इकानमी में इक्विलिब्रियम वहाँ पर होता है जहाँ y2 है। y3 पर हम कहते हैं कि इकानमी में डिफ्लेशनरी गैप है, और y1 पर इकानमी में कौन सा गैप है, इन्फ्लेशनरी गैप है। अब इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए ताकि आपका ये रिमूवल हो सके थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का। सो अकॉर्डिंग टू द केनेजियन पॉइंट ऑफ व्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कहाँ पर होता है, वेयर ए डी इज़ इक्वल टू ए एस हो जाए। अजीज़ तलबा, ये आपके सामने केनेजियन इकनॉमिक्स का तारफ़ी
जो इंट्रोडक्शन था, मैं उम्मीद करता हूँ 2 सेक्टर इकानमी हो, 3 सेक्टर इकानमी हो, 4 सेक्टर इकानमी हो, उसका डायग्राम जो फिगर नंबर 3 है वही बनेगा। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट चेंज होते जाएंगे, यानी y = c + i + g और y = c + s + t। और अगर हम इकानमी को ओपन कर देंगे तो ये इकानमी बन जाएगी x - m, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, जो आप मेंडल फ्लीमिंग मॉडल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और पढ़ चुके भी हैं रिवाइज के तौर पर। तो लिहाजा आपके लिए ये है कि क्लासिकल को आप असाइनमेंट के तौर पर करें, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डायग्राम और गोशवारों की मदद से मेन हैंड उसके तैयार करें, और साथ कनेजियन रिवोल्यूशन या कनेजियन का कंसेप्ट था जो 1930 के बाद 1936 की जर्नल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में केन्स ने डिस्कस किया था, इसके बारे में। तो ये मेन पॉइंट आप डिस्कस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिवीजन होती जाएगी। साथ न्यूमेरिकल भी मैं आपको देता जाऊँगा आगे जो हमारे लेक्चर आएंगे, ताकि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिव्यू एग्ज़ाम शुरू होने से पहले पूरा कर दें। और अगर इस पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में आपको डाउट हो, तो आप इसी व्हाट्सएप पर, जहां पर मैं आपको लेक्चर शेयर करूं, मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। फिर मैं आपके क्वेश्चन का वहाँ पर ही जवाब दे दूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी स्टडी की तरफ भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे, और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी डिस्कस कर सकते हैं, जो यहाँ पर मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।